कॉन्सेप्ट्स को तो फटाफट से देख लेते हैं। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय मींस ऑफ विंड टर्बाइंस। तो हवा से भी हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो उसके लिए एक प्रोसेस होती है जिसको हम विंडमिल के थ्रू हम कर सकते हैं। तो ये आपका क्या होता है, आपका सोलर एनर्जी का ही एक टाइप है जो क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी जो विंड की होती है उसको मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद एक जनरेटर लगा के मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन इस चीज़ को अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करके अगर जाने कि ऐसे एरियाज जहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है वहीं पर विंडमिल्स लगाए जाते हैं। और विंडमिल में होता क्या है, बेसिकली एक फ़ैन होता है लाइक स्ट्रक्चर जिसको काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग सपोर्ट देना पड़ता है, कंसिडरेबल हाइट पे इसे सेट करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप विंड स्पीड जो विंडमिल के लिए चाहिए सो दैट कि वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करे, तो एटलीस्ट 15 to 20 किलोमीटर पर आवर जो उसकी स्पीड होनी चाहिए। और इसी यही आपका जो क्या होता है विंड एनर्जी फार्म होता है। और जनरली अगर आपको फार्म लगाना है तो उसके लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है, लगभग आपको ज़मीन के 2 हेक्टेयर का जो ज़रूरत यहाँ पर पड़ता है। तो ये है आपका विंड एनर्जी। तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आप देख लीजिए। तो एडवांटेजेस तो सबसे अच्छा ये है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, नो प्रॉब्लम, किसी भी टाइप का पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता। और सबसे बड़ी बात रिन्यूएबल एनर्जी है, इसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। और एक बार आपने कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस जो भी आपका इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट इसमें काफ़ी कम होती है। तो ये तो हो गए इसके एडवांटेजेस, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस को भी जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात डिसएडवांटेजेस ये है कि जो विंड एनर्जी के लिए बहुत ही लार्ज एरिया हमें चाहिए ज़मीन का, उसके बाद डिफ़िकल्टी और उसके बाद ये भी है कि विंड एनर्जी को आप वहीं से ले सकते हो और उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो जहाँ पर रेगुलरली जो हवा की स्पीड 15 से कम 20 किलोमीटर पर आवर चलती है। और ऐसा कुछ कुछ एरियाज़ ही होते हैं जहाँ पर कि ऐसी सिचुएशन होती है और अगर हवा नहीं चलेगी तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वो काम भी नहीं करेगा। उसके बाद इनिशियल कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है, जो इसका फार्म लगाने में काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं क्योंकि इतना बड़ा एरिया और उसके बाद इतना जो फार्म लगाते हैं काफ़ी सपोर्ट लगाना पड़ता है। और शुरू में जो इनका इनिशियल कॉस्ट है काफ़ी ज़्यादा लगता है। और उसके बाद बात करें तो विंडमिल के जो ब्लेड्स होते हैं उनके मेंटेनेंस पे काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है, क्योंकि एक तो हवा की स्पीड 15 से 20 किलोमीटर चाहिए, लेकिन अगर उससे बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाती है तो ऐसे केसेस में क्या होते हैं, ब्लेड्स जो होते हैं टूट जाते हैं और उसको बार बार बदलना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में होता क्या है कि जितने रुपए की एनर्जी नहीं बनती उतने रुपए का तो मेंटेनेंस कॉस्ट चला जाता है। तो इस वजह से जो इंडिया में ये ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं है। अब उसके बाद हम देखते हैं आपके नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो डे बाई डे क्या हो रहा है, जिस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो डिमांड जो है वो भी एनर्जी की इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए हमें क्या चाहिए होता है, एनर्जी के लिए कुछ अनदर सोर्स चाहिए। तो हमने रीज़न लिया है, तो या तो आपसे नॉन कन्वेंशनल कहे या फिर आपको अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहे, दोनों एक ही बात है। तो हम इसको यूज़ कर क्यों रहे हैं, रीज़न ये है कि फॉसिल फ्यूल्स जो हमारे अर्थ पे रिजर्व हैं, लिमिटेड हैं, जो क्या एग्जॉस्ट बहुत ख़त्म हो जाएंगे। अगर हम करेंटली रेट पे यूज़ करते हैं तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो उस चीज़ के लिए हम क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम यूज़ करेंगे ये जो आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो उससे क्या होगा, फॉसिल फ्यूल्स पे जो प्रेशर है उससे कटेगा और क्या होगा, उससे वो लंबे टाइम तक वो चल पाएगा क्योंकि उसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो दैट्स वाई इसको बचाना भी बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, फॉसिल फ्यूल्स जो भी हम यूज़ करते हैं उसमें पॉल्यूशन बहुत इंक्रीज होता है, जबकि आप नॉन कन्वेंशनल के बारे में बात करो तो उसमें पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता। तो पॉल्यूशन लेवल को रिड्यूस करने के लिए, इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं। अब उसी में आप देखेंगे यहाँ पर सोलर एनर्जी इज़ द बेस्ट एग्जांपल आपका चल रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है और हाल ही फिलहाल में यूज़ करना भी शुरू कर दिया है। तो सोलर एनर्जी इज़ अ रिन्यूएबल एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट। सनलाइट से जो भी आप एनर्जी ऑब्टेन करते हो वो आपका क्या होता है, सोलर एनर्जी। उसके लिए आप किसी भी तरीके से बहुत सारे डिवाइसेज हैं, सोलर कुकर के, वो खाना बनाने के लिए यूज़ कर लो, सोलर वाटर हीटर है, उन सबको हम क्या करते हैं, एनर्जी को यूज़ करने के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बात करो ना, सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर तभी काम करता है जब आपके पास सनलाइट है। बट यहाँ पर सोलर सेल जो होते हैं वो क्या करता है, डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम में आता है। क्योंकि क्या करती हैं सोलर सेल, क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस वजह से हम इसको क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फिर स्टोर करके इसको बाद में भी यूज़ किया जा सकता है। जबकि जो आपके सोलर कुकर है, सोलर वाटर है, हीटर है, इसको आप तभी यूज़ करोगे जब सनलाइट है, और अगर नहीं है तो आप नहीं यूज़ कर पाओगे। तो इसी को लेकर सोलर कुकर भी आप जान लीजिए, सोलर कुकर आपके एग्ज़ाम में काफ़ी
1-2 साल छोड़कर पूछते ही रहते हैं, तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो सोलर कुकर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, डायरेक्टली सनलाइट को यूज़ करता है, वहाँ से हीट करता है, हीट कर देता है कुक, जो भी चीज़ें, जो भी आप राइस ड्रिंक वगैरह करना चाहते हो, तो उन सारी चीज़ों को आप पका सकते हो उसमें। और सोलर कुकर बेसिकली बना कैसे होता है, तो इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जो कि वुड से या फिर प्लास्टिक से बना सकते हैं, और उसको पेंट किया जाता है ब्लैक कलर्स की वजह से। ब्लैक कलर से पेंट करने का रीज़न ये है क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो हीट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है, तो दैट्स वाई जो उसका पेंट जो है वो ब्लैक कलर से ही किया जाता है। टेम्परेचर जो है बात करें बॉक्स में 2 से 3 घंटे में 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 140 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है 2 से 3 घंटे में। तो इस वजह से तो आप ये मान के चलो कि आपका खाना भी 2 से 3 घंटे में बन जाएगा। तो इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं, जितने भी आपके सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो एडवांटेजेस, सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि ये हमारे जो प्रीशियस फ्यूल है, कोल है, एलपीजी है, केरोसिन को बचाएगा, क्योंकि अगर आपने सोलर कुकर से खाना बना रहे तो ऑफकोर्स इन सभी चीज़ को तो बचत होगी ना। उसके बाद कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता, न्यूट्रिएंट जो भी फूड का होता है वो डिस्ट्रॉयड नहीं होता, क्योंकि खाना पूरा अच्छी तरीके से पैक होता है जैसे कुकर में बनता है। और इसके अंदर ये है कि आप एक टाइम पे 4 आइटम तक बना सकते हो, क्योंकि उसमें कुछ बॉक्स की तरह बने होते हैं जिसमें आप 4 चीज़ों में खाना जो है अपनी बना सकते हो। बट डिसएडवांटेजेस भी देख ले, डिसएडवांटेजेस तो नहीं कह सकते, शॉर्ट कमिंग्स कहेंगे कि इसमें क्या क्या कमियां हैं। तो सोलर कुकर को आप नाइट में यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर क्लाउड्स हैं, बादल हैं, बारिश हो रही है, उस टाइम पे आप सोलर कुकर को यूज़ नहीं कर सकते। और नेक्स्ट ये भी है कि डायरेक्शन जो होता है रिफ्लेक्टर का सोलर कुकर को, उसको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि उसका हमेशा कैसा होना चाहिए, सन की तरफ फेस होना चाहिए। तो उस टाइम पे आपको कुकर को हिलाना भी पड़ सकता है। और नेक्स्ट ये है कि आपको अगर फ्राइंग करना है, बेकिंग पर्पस करना है, जैसे रोटी बनाना है और या फिर पकौड़े तलने, तो इन सब चीज़ों के लिए यूज़ नहीं कर सकते। आपको दाल चावल एंड ऑल ये सब बनाना है तब तो बना सकते हो, लेकिन और बहुत सारी जो चीज़ें वो तो हम उसमें बना ही नहीं सकते। तो दैट्स वाई जो सोलर कुकर भी मार्केट में इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन सोलर सेल काफ़ी अच्छा वर्क करता है। सोलर सेल को यूज़ करते हैं हम सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी में। एडवांटेजेस इसके देख लेते हैं डायरेक्टली, क्योंकि इसके एडवांटेजेस को लेकर ही क्वेश्चन पूछते हैं। एडवांटेजेस इसका ये है कि सोलर सेल क्या करता है, सोलर रेडिएशन को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में, अब तक हमने क्या पढ़ा था, जितने हमने थर्मल पावर प्लांट पढ़ा या फिर हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ा, उसमें बहुत सारी पहले टर्बाइंस लगाओ, फिर उसके बाद जनरेटर लगाओ, क्योंकि उस एनर्जी को उस एनर्जी में, मतलब बहुत सारी एनर्जी में कन्वर्ट। लेकिन सोलर सेल आपका ऐसा है जो कि सोलर रेडिएशन को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में क्या करता है, चेंज कर देता है, इसलिए कोई ज़्यादा इसमें तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अगर हम बात करें रिमोट एरिया, इनएक्सेसिबल एरिया है, जहाँ पे अगर हम दूसरे मोड्स ऑफ एनर्जी का इंस्टॉलेशन करेंगे तो ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है। उसके बाद इसका कोई मूवेबल पार्ट्स नहीं है, जिस तरीके से हमने देखा था कि उसमें ब्लेड्स होते हैं विंड एनर्जी में, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं। जो भी कॉस्ट आएगा आपका इंस्टॉलेशन, जो आपने शुरू में खर्च किया वही उसके बाद तो आप उसको यूज़ करते रहोगे। तो थोड़े से शॉर्टकमिंग्स या फिर डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इसका काफ़ी एक्सपेंसिव है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिव होने के रीज़न ये है क्योंकि उसमें सिलिकॉन और सिल्वर यूज़ किया जाता है। तो सिलिकॉन एक स्पेशल ग्रेड का सिलिकॉन उसमें यूज़ किया जाता है, जो कि हमारे इंडिया में काफ़ी लिमिटेड है। तो इस वजह से सोलर सेल को बनाना काफ़ी जो है एक्सपेंसिव हो जाता है, और एक्सपेंसिव होने की वजह से वो महंगा भी बिकता है, इसलिए जो आम पब्लिक है उसे खरीदती नहीं है। नेक्स्ट यहाँ सिल्वर वायर यूज़ किया जाता है, उसमें जो भी सेल्स होते हैं उसको इंटरकनेक्शन करने के लिए सिल्वर को यूज़ किया जाता है, और सिल्वर इज़ अगेन मोर एक्सपेंसिव, तो दैट्स वाई जो हम इसको यूज़ कम ही करते हैं। बट हाउ एवर गवर्नमेंट जो है काफ़ी ट्राई कर रही है कि आपको पता होगा बहुत सारे स्कूल्स में या फिर आजकल जो संसद एंड ऑल हर जगह इसको प्रोत्साहन मोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ इस चीज़ को यूज़ करें। इवन ये भी बात निकल के आ रही है कि जो बीपीएल फैमिलीज़ हैं उनको भी कुछ दिनों में उनको सोलर सेल प्रोवाइड किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, सो दैट कि उन्हें मोटिवेट किया जा सके कि आप सोलर की तरफ शिफ्ट हुई है, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे बड़ी बात उनका बिजली का बिल नहीं आएगा और आराम से और बिजली की बचत भी होगी। नेक्स्ट आपकी एनर्जी हम सी से भी ले सकते हैं। तो एनर्जी जो सी से ले सकते हैं वो आपके 3 टाइप्स के, एक आपका टाइडल एनर्जी, दूसरा वेव एनर्जी है, और तीसरा आपका ओशियन थर्मल एनर्जी। तो टाइडल एनर्जी क्या है, जैसे कि आपको पता है कि सी में वाटर लेवल क्या होता है, राइज होता है और उसके बाद फॉल्स होता है 2 दिन में 2 बार। और ये होता है क्यों है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल होता है मून में जो भी ग्रेविटेशनल, उसकी वजह से ये सब कुछ होता है। और जो भी राइज एंड फॉल ऑफ वाटर होता है उसको हम कहते हैं क्या है, टाइड। और जब द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू डिफरेंस इन सी लेवल, और जब यहाँ पे डिफरेंस होता है, जब एक बार राइज और एक बार आपका फॉल्स होता है, तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जिसको हम फर्दर वही टरबाइन लगा के फिर वही जनरेटर को, मैकेनिकल को आप फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दोगे। उसके बाद दूसरा आपका वेव एनर्जी। वेव एनर्जी आपका एक स्ट्रॉन्ग
winds blowing across the sea generate, जो आपका सी के आसपास का काफ़ी स्ट्रॉन्ग हवाएं चलती हैं वहाँ पे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी होता है, तो अगेन इसका यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए बाय रोटेटिंग अ टरबाइन। आप ये सोचो ना, इलेक्ट्रिसिटी हम हर उस जगह से बना सकते हैं जहाँ पे हमने टरबाइन को रोटेट करवा दिया। थर्ड क्या है, ओशन थर्मल एनर्जी। ओशन थर्मल ऑफ एनर्जी आपका क्या है, ये आपका ऐसा एनर्जी है ड्यू टू और टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वार्म सरफेस ऑफ ओशन एंड रिलेटिवली कोल्ड वाटर इन डीपर सेक्शन। मतलब कि ओशन का ऊपर का सरफेस वार्म होता है जबकि नीचे का आपका क्या होता है, कोल्ड होता है। तो इन दोनों के टेम्परेचर के बीच में जो डिफरेंस है, तो उसको एज ए एनर्जी हम यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर आप जो एनर्जी है आपका, दैट इज जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी इज अ हीट एनर्जी फ्रॉम द हॉट रॉक्स प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ। अर्थ के नीचे जितने भी हॉट चट्टाने हैं, उससे भी हम क्या करते हैं, एनर्जी ले सकते हैं। व्हेन अंडरग्राउंड वाटर कम्स इन कांटेक्ट विद हॉट स्पॉट, जब आपका जो अंडरग्राउंड वाटर आता इससे के कांटेक्ट में आता है, तो वहाँ पे स्टीम जनरेशन होता है, और स्टीम ट्रैप्ड इन रॉक्स इज राउटेड थ्रू पाइप टू टरबाइन, और उसके बाद टरबाइन को जब आपने रोटेट करवा लिया तो ऑफकोर्स यू कैन जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियर एनर्जी, और ये आपका लास्ट जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी में आपके दो टाइप के, एक तो आपका न्यूक्लियर फिजन है, एक आपका न्यूक्लियर फ्यूजन है। तो दोनों को लेकर आपको क्वेश्चन पूछते रहते हैं, दोनों में डिफरेंस पूछ लेते हैं। तो और न्यूक्लियर एनर्जी 1-2 साल से पूछने भी लग गए हैं, तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन आपका इस प्रोसेस में क्या करते हैं, हैवी न्यूक्लियस को, लाइक जैसे आपके रेडियो एक्टिव एटम हो गया, यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, थोरियम हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इनको हम स्प्लिट करवाते हैं छोटे छोटे न्यूक्लियस में। जब इसमें बॉम्बर्ड किया जाता है तो इसमें विद लो एनर्जी न्यूट्रॉन, तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन। मीन्स सिंपल से ये है ना कि न्यूक्लियर फिजन में हम क्या कर रहे हैं कि जो भी आपके हैवी न्यूक्लियस के जितने भी एटम है उसको तोड़ा जा रहा है, तो आपका न्यूक्लियर फिजन है। जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन उसका जस्ट अपोजिट है, जब हम क्या करते हैं, दो लाइट एलिमेंट जो हल्के हल्के एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करते हैं सो दैट कि वो हैवी न्यूक्लियस बना सकें। तो उसको, और जिससे क्या होता है उस टाइम पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वहाँ पे जनरेशन होता है, तो वहाँ पर वो आपका क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो दोनों को याद रखें। जैसे आपका हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोजन बॉम्ब जो है आपका इससे रिलेट करेगा, जबकि यूरेनियम के जितने भी हम करते हैं वो आपका इससे रिलेट होगा। तो आपका जो न्यूक्लियर एनर्जी के भी कुछ एडवांटेजेस है और कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो न्यूक्लियर एनर्जी का एडवांटेजेस ये है कि हम छोटे से, न्यूक्लियर फ्यूल आपकी ऐसे एक ऐसी चीज़ है कि आप छोटी सी क्वांटिटी को लेकर बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़फुल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक बात करें एनर्जी, बहुत थोड़ी सी यूरेनियम से हम बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ में क्या कर लेते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास वो लिमिटेड है, बहुत कॉस्टली है, दैट्स वाई हम उसे यूज़ नहीं कर पाते। लेकिन एडवांटेजेस देखें तो इसके हैं ही। उसके बाद सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी ग्रीन हाउस गैस जो है प्रोड्यूस नहीं करता, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हम फॉसिल्स और फ्यूल के बारे में बात कर रहे थे। ये एक आपका रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। जैसे हम बात करें विंड में, सोलर में, आपके पास हवा नहीं चली, सनलाइट, सूरज नहीं निकला, तो उस केस में क्या आप तो बना ही नहीं सकते एनर्जी। लेकिन ये आपका क्या है, रिलायबल है, हर केस में एडवर्स किसी भी वेदर कंडीशन में इसको यूज़ करके हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और नेक्स्ट कुछ लिमिटेशंस भी देख लेते हैं। लिमिटेशंस ये हैं कि इन्वायरमेंट कॉन्टामिनेशन ड्यू टू इम्प्रॉपर न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज। अगर आपने इसको सही तरीके से, जो उसका न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है उसको स्टोरेज और डिस्पोजल नहीं करोगे, तो उससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इवन अगर कोई छोटा मोटा भी लीकेज हो जाता है तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेडिएशंस निकलते हैं, अल्फा बीटा गामा रेज, ये सारे के सारे रेडिएशन जो होते हैं ना, हेल्थ को बहुत अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए जो भी ये काम होता है ना, बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक अगर करा जाएगा तो नो प्रॉब्लम है। लेकिन अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा जो उसका नुकसान देखने को मिलता है। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा हाई होता है। और लिमिटेशंस नेक्स्ट ये भी है कि हमारे पास ये जो न्यूक्लियर फ्यूल है हमारे पास काफ़ी लिमिटेड अमाउंट में, तो इस वजह से भी हम इसकी अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर पाते।